हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का जो कंप्लीट टेंस है वो हम कर चुके हैं, पहले इसकी वीडियोस आ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका। तो नेक्स्ट आज हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ टेंस, वो है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का हम करेंगे फर्स्ट आज इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, कैसे कोई हिंदी का वाक्य जो हमारे पास है उसमें पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर उसके बाद जो अलग अलग टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे कि कैसे जो अलग अलग सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं, उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर और जो पहचान है वो हम करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है। तो पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस जो हमें बीते हुए कल के बारे में, बीते हुए टाइम के बारे में जो बताया उसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस। तो पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वो क्या होती है, पहचान है हमारे पास कि कैसे हम के दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल है, पहचान जो होती है वो क्या है, वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर आ, ए, ई आदि आए तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब हमारा जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंत में, उसके आखिर में, लास्ट में या तो था आए या थे आए या थी आए, या फिर इनके अलावा ये नहीं है तो फिर क्या है, आ, ए, ई। आ, ए, ई का मतलब है सेंस आनी चाहिए, जो साउंड है वो आ, ए, ई की आनी चाहिए। जैसे लास्ट में मैं लिख दूं गया, गया, या तो लास्ट में क्या आ रहा है, साउंड आ की आ रही है, तो ऐसी। ठीक है, जरूरी नहीं आ, ए, ई ही लिखे हुए मिले, लेकिन जो साउंड आएगी लास्ट में वो किसकी आनी चाहिए, आ, ए, ई की आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला इसका टाइप है, फर्स्ट सेंटेंस जो करेंगे वो है हमारे पास, फर्स्ट टाइप जो है सेंटेंस की वो है हमारे पास सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको, उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी जो हिंदी का वाक्य है, सकारात्मक वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल का मतलब होता है कि उसमें ना ही कोई मनाही की गई है, ना ही कोई क्वेश्चनिंग की गई है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्य को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसको जब हमारे पास एक सकारात्मक वाक्य दिया हुआ है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस है तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया था और तभी मैंने बताया था, और आज जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करें तभी मैं बता रही हूँ, पूरे जो टेंसेस होते हैं 12 के 12, उनके अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे हम कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज नहीं करते, वहां पे हम डायरेक्ट जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म को यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
हैं। और ऐसे ही जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो वहां पे हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे एक ही फॉर्म है तो हमें सब्जेक्ट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि दोनों के साथ ही सेम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में लिखती हूँ कि कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो एग्जाम्पल हमारे पास, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो कि पहचान सही है या नहीं। तो खाया, आ की साउंड आ रही है, तो लास्ट में क्या है, आ आया है। ठीक है, क्योंकि या को अगर हम लिखें थोड़ा सा, जो अगर मैं यहाँ पे हिंदी का जो एक टॉपिक है संधि हिंदी व्याकरण का, उसको मैं आपको करवाऊं, तो यहाँ पे जो या है उसको हम लिख सकते हैं य हलंत प्लस आ, क्योंकि या हलंत प्लस आ करेंगे तो ये ए इसके साथ मिलके इसको कंप्लीट ये बना देगा और आ की मात्रा आ जाएगी साथ में ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में किसकी साउंड है, आ की, आ रहा है लास्ट में, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पहचान क्या है, लास्ट में या तो आ आना चाहिए या ए आने चाहिए या ई आनी चाहिए, या फिर ये तीनों ही नहीं तो फिर इन तीनों में से कुछ आना चाहिए, दो है यहाँ पे पहचान। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं कि लास्ट में अगर आ ए ई या था थे थी इनमें से कोई आया है तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बार बार जो पिछले टेंसेस करवाए हैं 4 के 4 जो कि प्रेजेंट के टाइप हैं, उनमें भी बताया है कि हम कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हिंदी का वाक्य गिवन है उसके अंदर आपको क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, तो क्वेश्चनिंग करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन या किसने, फिर है क्या या कहां, फिर है काम या क्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग करनी है। जैसे राम ने खाना खाया, किसने खाना खाया, तो आपको पूछना है कि किसने खाना खाया, तो किसने का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। किसने खाना खाया, राम ने, तो ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन या किसने का जो आंसर मिलेगा वो हमें देगा सब्जेक्ट, क्या या कहां का जो आंसर आएगा वो हमें देगा ऑब्जेक्ट, कि काम क्या हो रहा है वो क्या है, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, जैसे मैं कहती हूं कि मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, तो कौन स्कूल गया, मोहन, तो कौन का जो आंसर आया वो क्या है, सब्जेक्ट हमें मिल गया। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला, कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो हिंदी का वाक्य है उसमें आप सिंपल सा क्वेश्चन करो, उसमें पर्सन पूछो कि कौन काम कर रहा है या किसने काम किया। ठीक है, तो इन दोनों में से जो एक क्वेश्चनिंग आप करोगे तो आंसर जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या या कहां, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो आप क्या पूछ सकते हैं या तो आप कहां पूछ सकते हो, डिपेंड करता है आपका जो सेंटेंस कैसा है। जैसे राम ने क्या खाया, क्या खाया, खाना खाया, तो खाना यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या का जो आंसर आया वो क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं अगर बोल रही हूँ यहाँ पे, तो मोहन दिल्ली गया, मोहन दिल्ली गया, तो मोहन कहाँ गया, कहाँ का जो आंसर आएगा वो भी हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट। मोहन कहाँ गया, दिल्ली गया। ठीक है, तो दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास कौन या किसने का जो आंसर आएगा वो हमें क्या देगा, सब्जेक्ट, यानी कर्ता के बारे में बताएगा कि काम को कर कौन रहा है।
ठीक है। और उसके बाद क्या या कहाँ का जो आंसर आएगा वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि किसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है वो। उसके बाद है खाया। राम ने खाना क्या किया, क्या मतलब कि काम क्या कर रहा है, वो खा रहा है, काम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो उसका खाया है उसने, तो ये क्या है, वर्ब, ठीक है। जो काम किया गया है या काम किया जा रहा है या काम किया जा चुका है, कोई भी ऐसे मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप है टेंस के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि काम जो है हमारा हो चुका है, अभी हो रहा है या होगा, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है टेंस के सेंस के ऊपर भी, हम टेंस कौन सा ले रहे हैं, लेकिन जो काम है एक्चुअली वो हमें क्या देगा, वो हमें वर्ब देगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, कौन या किसने, आंसर जो मिलेगा सब्जेक्ट आ गया, क्या या कहां ऑब्जेक्ट आ गया, काम या क्रिया वर्ब आ गई, ठीक है। तो ऐसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। सिंपली से पुट करना है तो सब्जेक्ट क्या है, राम। और अब हमें, क्योंकि हमारे पास वर्ब जो है उसकी एक ही फॉर्म यूज करनी है, सेकंड तो हमें ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कैसा है, चाहे वो प्लूरल है चाहे वो सिंगुलर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाकी जो प्रेजेंट और फ्यूचर हम करते हैं तो वहां पे हमें चेक करना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, क्योंकि वहां पे दो दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, या मेन वर्ब होती हैं। उसकी दो फॉर्म हम यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। इधर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करें और हम फोर्थ फॉर्म यूज करें, या फिर उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब दो होंगी, तो उनमें से एक हमें यूज करनी है। उसके लिए हमें चेक करना होगा कि सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही एक है, तो हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है वही सही है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो वर्ब हमारे पास क्या यूज होगी, सेकेंड फॉर्म ही यूज होगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे राम, फिर है वर्ब, वर्ब क्या है, खाया, खाना मतलब ईट, तो सेकंड फॉर्म एट, राम एट, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे राम एट फूड, सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे अभी मैंने बोला था मोहन दिल्ली गया, तो ये आ गया हमारे पास या आ लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले कौन दिल्ली गया, मोहन, तो सब्जेक्ट आ गया। मोहन कहाँ गया, दिल्ली, तो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर काम क्या किया उसने, जाने का, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्ब, ठीक है। तो मोहन, फिर वर्ब, वर्ब जाना, जाना मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट, वेंट। अब वो जो हमारे पास गो है उसकी हम चाहे कोई भी वर्ब कोई भी फॉर्म हम यूज करें, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो उसके साथ हमेशा हम जो टू प्रेपोजिशन है वो लगाते हैं, ताकि हम डेस्टिनेशन के बारे में बता सकें कि वो कहाँ जा रहा है। तो मोहन वेंट टू, कहाँ पे है वो, दिल्ली, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम एक प्लूरल सब्जेक्ट लेके भी करते हैं, ताकि आपको एक बार कंफर्म हो जाए कि दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, सेम स्ट्रक्चर जो है हम यूज करते हैं, और ना ही हमारे सब्जेक्ट से कोई फर्क पड़ता है हमारे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है वे वे क्रिकेट खेले थे, वे क्रिकेट खेले थे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पहचान हमारी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, क्योंकि पास्ट डेफिनेट टेंस के लिए जरूरी है कि लास्ट में इनमें से कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, थे, यानी वाक्य के अंत में क्या आ गया हमारे पास, थे, तो ये क्या है हमारे पास पास्ट डेफिनेट टेंस का है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पे कौन क्रिकेट खेले थे, वे, तो ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, वे क्या खेले थे, क्रिकेट, तो ये है ऑब्जेक्ट।
अभी क्या काम क्या किया था उन्होंने, खेलने का किया था, तो ये क्या है, वर्ब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली उस जो स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देंगे इसको। तो सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। अब जैसा कि मैंने बोला कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसा भी है, प्लूरल है या सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, लेकिन सेकंड फॉर्म से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सी यहाँ पे यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तभी तो सेकंड फॉर्म बनाएंगे ना उसके। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, और प्ले की सेकेंड फॉर्म बनाएंगे प्लेड, प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फुल स्टॉप, ऐसे। ठीक है, तो बहुत जल्दी से सिंपली बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो कोई भी हिंदी का वाक्य है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास इंग्लिश का ही सेंटेंस गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं, तो उसके लिए आपको चेक क्या करना है, ये जो वर्ब की फॉर्म आपको चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो हमें समझ जाना है सेकंड फॉर्म है और साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है वहीं पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब जो कई बार क्या होती है, जो किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेकंड है या थर्ड है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने प्लेट का लिखा, तो प्लेट की थर्ड फॉर्म भी प्लेट ही होती है, प्ले प्लेट प्लेट। ठीक है, ऐसे। लेकिन ईट का मैंने लिखा था एट, ईट एट ईटन, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जब को अलग होती हैं दोनों के दोनों सेकंड और थर्ड, तब तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है तो क्या है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब हमारे पास क्या है, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो उसके लिए आपको चेक क्या करना है कि जो वर्ब की फॉर्म हमारे पास लगी है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, बट सेकंड फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो यहाँ पे आगे आपको चेक कर लेना है कि अगर यहाँ पे कोई हैज, हैव या हैड, क्योंकि थर्ड फॉर्म इन्हीं के बाद आती है। ठीक है, हैज, हैव या हैड इनके साथ लगा है, इनमें से कुछ लगा है वर्ब की फॉर्म के साथ, तब तो वो होगी थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये नहीं लगे हैं, कोई कुछ भी नहीं है इसके सामने हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की फॉर्म आई है, और ये क्या है हमारे पास ईडी लग के, या जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जब सेम होती हैं तो दोनों ही हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, ना ही कोई हैज आया है, ना ही कोई हैव आया है, और ना ही कोई हैड आया है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, तो काफी इजी तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। सिंपल आपको वर्ब की फॉर्म चेक करनी है, अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो ये है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का, वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमें मिलेगा नहीं, हिंदी के वाक्य में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, स्ट्रक्चर में क्योंकि हमारे पास जो पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे चाहिए और फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए हमें। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें क्या देगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म देगी। V2 जो है वो हमें मिलेगा हेल्पिंग वर्ब से, और जो होगी डू की सेकंड फॉर्म है डिड। जो डिड है
उसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट वाली जो कंडीशन है V2 वाली, वो इसको सेटिस्फाई करेगी और साथ के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई। और यहाँ पे V1 जो है वो हमें मिलेगी वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म से। V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, V2 हमें हेल्पिंग वर्ब से मिल जाएगी, डिड से, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, और V1 जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिल जाएगी, ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं मिलेगा, नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को अभी। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस डिड और जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है तो, ठीक है। और दूसरा हमेशा नॉट थर्ड पोजीशन पे ही आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिड, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने सिंपल सेंटेंस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो सेकंड फॉर्म हमने मेन वर्ब से ही ली थी। बट यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या करें, सेकंड फॉर्म दे रही है, तो इसलिए हम जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस है वो यहाँ पे लिखती हूं मैं, हम दिल्ली नहीं गए थे, हम दिल्ली नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखो नहीं आया है, तो यानी नेगेटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद लास्ट में थे है, तो ये क्या है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, कौन दिल्ली नहीं गए थे, कौन नहीं गए थे, हम, तो यह आ जाएगा सब्जेक्ट। हम कहाँ नहीं गए थे, कहाँ का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दिल्ली नहीं गए थे, तो दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। काम क्या किया, जाने का, तो ये क्या है, वर्ब, ठीक है। तो ऐसे, और नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो हम यानी बी, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, तो इसमें हमें अब भी चेक नहीं करना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दोनों के साथ ही डिड यूज होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास, ठीक है। तो वी डिड नॉट, फिर जाना, गो, तो फर्स्ट फॉर्म गो ही है, गो की फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे। अभी मैंने ऐसे, ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं, तो वो है वह क्रिकेट नहीं था, क्रिकेट नहीं खेला था। तो कौन क्रिकेट नहीं खेला था, अब नहीं है, तो नहीं है से क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद था है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर हम सब्जेक्ट को निकालेंगे, सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, कौन क्रिकेट नहीं खेला था, वह, तो ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। फिर वह क्या नहीं खेला था, तो क्या नहीं खेला था, क्रिकेट, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। काम क्या किया, काम क्या नहीं किया, खेला नहीं वो, तो ये वर्ब, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो ठीक है कि हमें सब्जेक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है। लेकिन जब हम वह लिखते हैं, तो वह के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ही, एक सी। अब ही और शी में से हमें क्या यूज करना है, उसके लिए हमें चेक करना होगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, वो हमारे पास मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे था हम यूज करते हैं मेल के लिए, अगर थी है तो उसको यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे था है तो मतलब क्या है, मेल है, और मेल के लिए हम यूज करते हैं ही, अगर फीमेल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ही, फिर
डिड क्योंकि नेगेटिव है, डिड, फिर नॉट, फिर खेलना मतलब प्ले, फिर क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो काफी इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं। पास्ट जो टेंस है वो सबसे आसान टेंस है, तीनों में सबसे आसान टेंस जो पास्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट कैसा है या कौन सा है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी या नहीं होगी, वो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से ट्रांसलेशन वो कर सकते हैं और टाइम भी इसमें कम लगता है, ठीक है। तो देखो अब ये है कि यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन तो सीख ली कि ट्रांसलेशन क्या करेंगे। अब है आइडेंटिफिकेशन। तो हिंदी की हम कैसे करेंगे वो मैंने बता दी। अब है अगर हमारे पास इंग्लिश का ही सेंटेंस गिवन है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहा है, डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको यही वाली चीजें चेक करनी, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रह सकते हैं, वो हम एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके सभी के सभी टेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेरी करेगा वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, ये वेरी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी डिड जो है वो सिर्फ हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसी में हम यूज करते हैं, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि सिंपल में तो इसमें भी यूज नहीं होता, तो ये तीनों सेंटेंस के अंदर यूज होता है। तो डिड को हमें क्या कर लेना है, डिड को हमें आइडेंटिफाई करना कि डिड लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये चेक करने के लिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि तीन के अंदर यूज होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर भी होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी होता है इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस ही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद डिड होना चाहिए पहली चीज, उसके बाद डिड के बाद नोट होना चाहिए दूसरी चीज, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिड जो है वो है तो इसके अंदर, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तभी हम क्या बोलेंगे उसको कि वो कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर जो डिड है वो हमारा आगे आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या, आपको डिड को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद देखना है कि डिड लगा कहाँ पे है। इसके ऊपर बेस्ड आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हम कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, और साथ ही साथ ये तो मैं हर बार बता रही हूँ कि कैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है इंटेरोगेटिव। नेगेटिव को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, और इंटेरोगेटिव नेक्स्ट वो था प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हिंदी के वाक्य में क्या मिलेगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। अब स्ट्रक्चर में आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं के लिए हम उन्हीं का यूज करके इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस करना क्या है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है उसको क्या कर देना है, उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है एक दूसरे के साथ, यानी डिड की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे डिड, और जो नोट है वो रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें नोट यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी जो कि है डिड, फिर इसकी जगह पे आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा, अब नोट हमें यूज करना नहीं क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे V1, फिर ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा साथ में, ठीक है।
तो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर है सभी का, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे। ठीक है, तो चलिए हिंदी का यहाँ पे एक वाक्य लेके, एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करेंगे। तो जैसे क्या तुमने पत्थर लिखा, क्या तुमने पत्थर लिखा, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे क्या तुमने पत्थर लिखा, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही जो वाक्य है या नहीं है। तो लिखा, खा मतलब पीछे साउंड किसकी आ रही, लिखा, आ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आ की आ रही है, तो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। उसके बाद अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, उसके लिए चेक करना है कि आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो क्या भी आ रहा है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो यानी हमने जो हिंदी का वाक्य है उसमें ये तो पहचान कर ले कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, तो है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले जो जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उनको हमें निकालना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला सेम क्वेश्चनिंग करो। क्या किसने पत्र लिखा, किसने लिखा, तो तुमने, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या तुमने क्या लिखा, क्या लिखा है, पत्र लिखा, तो पत्र क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। काम क्या किया है, लिखने का किया है, तो ये क्या है हमारे पास, वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। अब तो ट्रांसलेट ही करना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें ये चेक करना नहीं है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फिर से हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो डिड, फिर तुमने के लिए यू, फिर लिखना राइट, और फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करनी है, तो राइट, फिर पत्र यानी लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे। डिड यू राइट लेटर, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो काफी इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव है या नहीं, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब चेक करो, डिड लगी है या नहीं, तो डिड लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब इसकी डिड की पोजीशन चेक करो कि कहाँ पे लगी है। अगर वो सब्जेक्ट के बाद लगी है और उसके साथ नोट लगा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर वो सब्जेक्ट से पहले लगी है तो कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर वो सब्जेक्ट से पहले लग के और उसमें नोट भी यूज हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारा नोट भी यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब यानी डिड जो सब्जेक्ट से पहले है, तो वो क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो अब हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ मैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, क्या उसने चाय पी, क्या उसने चाय पी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस में है। पी, पी, पी को हम कैसे लिखेंगे, पी होता है प हलंत प्लस ई, ऐसे प हलंत प्लस ई, तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, ई। वैसे आपको ये इतना खोल के देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में साउंड देख लो, पी, ई की साउंड आ रही है, तो मतलब क्या है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये तो बनी कैसे है, हम अगर ई को आपको पता ही करना इसमें ई है या नहीं है तो ऐसी बनती है। ठीक है, बट ये आपको पूरा खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश आप कर रहे हो, तो ये खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर लो, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको साउंड चेक करनी है कि किसकी आ रही है। तो यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, दैट मीन्स वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमें चेक करना है स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, तो क्या है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, यानी दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही। दैट मीन्स ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और किसका है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
अब हमने जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो कर ली, अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। बट ट्रांसलेट करने से पहले क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है उसको चेक करेंगे। तो क्या किसने चाय पी, किसने चाय पी, उसने, तो ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद क्या उसने क्या पी, क्या पी, चाय, तो ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है उस काम क्या किया उसने, पीने का, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। अब इसमें हमें पुट करना है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है उसने, तो उसने के लिए हम यूज करते हैं ही, ये आपको ध्यान में रखना है। उसने मतलब एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो एक पर्सन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ही या सी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पी ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए हमने यूज किया है, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक बंदे के लिए, एक बंदे के लिए हम वह यूज करते हैं, और वह के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ही या सी। और ही या सी हम मेल फीमेल के ऊपर चेक करते हैं कि मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। बट यहाँ पे हमारा जो है हमें नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि जो पी है वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करा गया है। कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब हमारे पास उसकी सेंस आ रही है यहाँ पे पी की, तो इसलिए हम यहाँ पे ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे उसने यानी ही या सी ये होंगे यूज यहाँ पे, ये मेल के लिए फीमेल के लिए, बट दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट। तो डिड, फिर ही, फिर है हमारे पास वर्ब। वर्ब यहाँ पे पीना, वैसे तो पीने के लिए हम यूज करते हैं ड्रिंक, ड्रिंक, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक। टेक होता है लेना, लेकिन यहाँ पे पीने के लिए यूज करेंगे। देखो क्यों किया जाता है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट हम इनटेक कर रहे हैं, वो जो ले रहे हैं, वो गर्म है, हॉट है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक। और अगर वो ठंडा है, कोल्ड है, जैसे कोल्ड कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वाटर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रिंक। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कोल्ड है तो हम ड्रिंक यूज करेंगे। अगर वो हॉट है, क्योंकि आप सिप सिप करके उसको पीते हैं, एक एक करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, एक बार में पूरा का पूरा नहीं पी जाते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक जो वर्ब है वो यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट है, ठीक है। और चाय तो हम गर्म ही पीते हैं, ठंडी चाय थोड़ी कोई पीता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक। तो डिड ही, फिर वर्ब क्या है, टेक, और फर्स्ट फॉर्म टेक ही आएगी। डिड ही टेक, फिर चाय यानी टी, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड ही टेक टी। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल इसका, कि हम कैसे जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। उसके बाद हमारे पास हमें चेक करना है कि उसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका दूसरा एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको भी कर लिया। अब एक जो सेंटेंस है हमारा वो बचा है यहाँ पे, और वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो फोर्थ टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो है इसका जो वाक्य है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या और नहीं और क्वेश्चन मार्क, क्या
नहीं और क्वेश्चन मार्क जो है वो हम इसमें देखेंगे कि ये हमें मिलेगा हिंदी के वाक्य में। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम करेंगे कि स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं ट्रांसलेशन का, कि हम कैसे एक हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें हम यूज करेंगे जो हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाला उसको मिक्स कर देंगे। तो देखो कैसे, इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या करना है, डिड को यूज करना है पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि दोनों में ही है। उसके बाद अब नेगेटिव के लिए क्या था, थर्ड पोजीशन पे नोट था, तो हम क्या यूज करेंगे, थर्ड पोजीशन पे नोट ही यूज करेंगे। फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों को मर्ज करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? तो ये हमारे पास हिंदी का वाक्य है। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले हमें चेक करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेक करने के लिए हमें लास्ट में चेक करना है कि था, थे, थी या आ, ए, ई में से कुछ आना चाहिए। तो लास्ट में हमारे पास थे, तो थे है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही हमारे पास वाक्य है। अब वाक्य कैसा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ये चेक करने के लिए हमें चेक करना है स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, तो वो है, फिर हमारे पास बीच में नहीं आना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले जो जो भी हमें चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको निकालेंगे, देन उनको यूज करेंगे, स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो डिड है ही हमारे पास, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, क्या कौन कल स्कूल नहीं गए थे, कौन नहीं गए थे, तुम, तो ये क्या आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर क्या तुम कल कहाँ नहीं गए थे, कहाँ नहीं गए थे, स्कूल, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। फिर काम क्या नहीं किया था, जाने का, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, डिड हम मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है क्योंकि एक ही यूज होती है, तो वो हमारे पास है, नोट हमारे पास है। तो सिंपली हमें यहाँ पुट करना है स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके लिए करेंगे, चलो डिड, फिर है तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, फिर नोट, फिर जाना, जाना गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे तो गो, फिर इसके साथ टू प्रेपोजिशन आएगी टू, फिर कहाँ नहीं गया था स्कूल, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोमा लगा के जो भी जो अदर वर्ड्स हैं उनको हम बाद में यूज करेंगे। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, अब अदर वर्ड क्या है, कल, कल की पूछ रहे हो, कल नहीं गए थे क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल के लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे, यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जो स्ट्रक्चर है उसमें जो जो रिक्वायर्ड है उसको पुट करो और बना लो, जो अदर वर्ड्स है उनको बाद में लिख दो आप। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी के वाक्य को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने बता दिया। अब है अगर हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिंपल चीज है कि आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, डिड लगी है या नहीं लगी। अगर डिड है तो फिर क्या है हमारे पास, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही जो सेंटेंस है। अब इन तीनों में से कौन सा है, वो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो उसके लिए आपको चेक करना है डिड की पोजीशन। तो अगर डिड सब्जेक्ट के बाद आया है तो वो नेगेटिव है,
अगर सब्जेक्ट से पहले आया तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, इधर वो इंटेरोगेटिव हो सकता है और वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो सकता है। तो अगर डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमारे सेंटेंस में कोई नोट यूज नहीं हुआ है तो फिर हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हमारे पास डिड यूज हुआ है सब्जेक्ट से पहले और नोट भी मिला है जो सेंटेंस के अंदर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, तो यानी वो क्या है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर सिंपल को करना है तो सिंपली आपको यूज कर देखनी है वर्ब की फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अदरवाइज नहीं है। अब कई अगर जो फॉर्म सेकंड और थर्ड सेम है वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब कोई है या नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फिर भी ईडी लग के या ईएन लग के हमारे पास कोई फॉर्म लगी है, दैट मीन्स वो सेकंड फॉर्म है। अगर साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैज, हैव या हैड में से कोई हो सकती है तो वो फिर क्या है हमारे पास थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं हम, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए और उसके साथ जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल है वो है, क्या वह, क्या वह क्या उसने, सेंस वह की ही है लेकिन हिंदी के वाक्यों को सही सेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे उसने यूज किया है। तो क्या उसने घंटी नहीं बजाई थी, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने घंटी नहीं बजाई थी। ठीक है, तो नहीं बजाने के लिए यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले तो लास्ट में हमें क्या करना है, चेक करना है था थे थी में से कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे थी है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब उसमें क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को चेक करने के लिए स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालेंगे। तो क्या किसने घंटी नहीं बजाई, किसने नहीं बजाई, उसने। तो उसने ये क्या आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। फिर क्या उसने क्या नहीं बजाई, तो ये आ गया घंटी नहीं बजाई, तो घंटी क्या है ऑब्जेक्ट। काम क्या नहीं किया, बजाने का। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, सिंपली ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, अब उसने, जैसे मैंने बताया कि उसने के लिए हम ही और सी दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल, क्योंकि दोनों के लिए हम यूज करते हैं उसको। तो पीछे जब मैंने उसने वाला वर्ड, सॉरी, जो वाक्य लिया था तो मैंने ही यूज किया था। अब मैं आपको सी यूज करके करवाती हूँ। ठीक है, तो उसने के लिए मैं यहाँ पे सी यूज कर रही हूँ। तो क्या उसने, यानी डिड सी, फिर नोट, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, फिर V1 के लिए हमें वर्ब पता होनी चाहिए। वर्ब क्या है, बजाए, बजाना मतलब रिंग। ठीक है, तो रिंग की फर्स्ट फॉर्म रिंग ही आ जाएगी। डिड सी नोट रिंग, फिर घंटी यानी बेल, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड सी नोट रिंग बेल। तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो काफी इजी तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके सारे के सारे जो सेंटेंस है वो हमने किए कि कैसे उनका स्ट्रक्चर, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, जो पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और फिर अलग अलग सेंटेंस की क्या पहचान होती है, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या बनता है, कैसे बनता है, और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस गिवन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सब कुछ यहाँ पे हमने किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, जो कि होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो
और अगर आपने प्रेजेंट में कोई दिक्कत है तो प्रेजेंट की जो सारी की सारी वीडियोस हैं वो चैनल पे आ चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।